नमस्कार, आप सभी का स्वागत है यूट्यूब चैनल कुमार फाइनेंस पर। मैंने पिछले कुछ वीडियोस में बता रखा था इस चैनल पर नए कॉन्सेप्ट के साथ पोर्टफोलियो एनालिसिस का वीडियोस आने वाले टाइम में मैं अपलोड करूंगा। और किसी को अपना पोर्टफोलियो एनालिसिस कराना है तो मेरे साथ शेयर कर सकता है। तो अपना पोर्टफोलियो एनालिसिस करने के लिए कुछ लोगों ने अपना डिटेल मेरे साथ शेयर किया है, इसलिए इस वीडियो में एक पोर्टफोलियो का डिटेल एनालिसिस करेंगे जिसका करंट टाइम में मार्केट वैल्यू करीब 22 लाख के आसपास है। आगे बढ़ते हुए इस एनालिसिस को जाने उसके पहले मैं कहना चाहूंगा, अगर आप भी चाहते हैं अपने पोर्टफोलियो का डिटेल एनालिसिस कराना, आप अपना डिटेल मुझे मेल में शेयर कर सकते हैं। जो मेल आईडी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। साथ ही मैं ये भी कहना चाहूंगा, अगर आप फर्स्ट टाइम विजिटर हैं इस चैनल पर और आपको लगता है इस चैनल पर दिए हुए कंटेंट से आपके फायदे हो सकते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करने के बारे में जरूर सोचिएगा। ये पोर्टफोलियो जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं ये मिस्टर सुदीप्ता दास जी का है। और सबसे पहले मैं उनको कंग्रेचुलेट करना चाहूँगा, क्योंकि उन्होंने जिस तरह से पेशेंस दिखाया है उनको स्टॉक मार्केट से अच्छा प्रॉफिट होता हुआ दिख रहा है। और उनका अनरियलाइज प्रॉफिट जो करंट टाइम में है वो करीब 70% के आसपास है। सबसे पहले इन्होंने रखा है आरती ड्रग्स लिमिटेड को, जो फार्मास्यूटिकल सेक्टर से आने वाली कंपनी है। इनके पास 110 शेयर है और इनमें करीब उनको 17% के आसपास प्रॉफिट हो रहा है। अगर इस कंपनी के बारे में बात किया जाए तो पिछले साल जब कोरोना पेंडेमिक आया था, इस शेयर प्राइस में जबरदस्त उछाल देखने को मिला था और इसने अपने इन्वेस्टर्स को बहुत ही अच्छा रिटर्न दिया था। लेकिन पिछले कुछ महीनों का ट्रैक रिकॉर्ड देखा जाए तो इसके शेयर प्राइस में कोई खास मूवमेंट नहीं देखने को मिला है। लेकिन अभी भी कोरोना पेंडेमिक की वजह से फार्मास्यूटिकल का बिजनेस अच्छा ही चल रहा है, इसलिए मुझे ऐसा लगता है आरती ड्रग्स लिमिटेड पर आने वाले कुछ और महीनों तक आप वेट कर सकते हैं। या 1-2 साल तक ऐसे ही चलता रहा तो इस शेयर में आप बने रह सकते हैं। वैसे बहुत लंबा टाइम जाने लायक मेरे हिसाब से ये शेयर नहीं है, क्योंकि इसको जितना अच्छा ग्रोथ दिखाना था ऑलरेडी ये 1 साल में दिखा चुका है। दूसरा शेयर है आरती इंडस्ट्रीज लिमिटेड। ये केमिकल सेक्टर से आने वाली कंपनी है। अगर इस सेक्टर के प्रोस्पेक्ट की बात किया जाए तो अभी भी अच्छा बना हुआ है, इसलिए इस सेक्टर के बिजनेस को लेकर आने वाले शॉर्ट फ्यूचर में कोई इशू नहीं है। तीसरा शेयर है अडानी पोर्ट एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन। इसका फ्यूचर भी आने वाले शॉर्ट टाइम में अच्छा ही रहने वाला है, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट का फोकस जिस तरह से पानी को ट्रांसपोर्टिंग के लिए इस्तेमाल करने का है, इस कंपनी का भी बिजनेस आने वाले कुछ टाइम में निश्चित ही ग्रो करता रहेगा। चौथा शेयर है अडानी पावर लिमिटेड। ये पावर सेक्टर से आने वाली कंपनी है। इनके पास फिलहाल 200 शेयर की होल्डिंग है, जो अब तक इनको 80.65% का अनरियलाइज प्रॉफिट दे चुका है। पावर सेक्टर भी प्राइवेट प्लेयर के लिए अच्छा रहने वाला है, क्योंकि बहुत सारे स्टेट गवर्नमेंट जो पावर इंडस्ट्री को होल्ड करती थी धीरे धीरे सेल करते जा रही है और ये किसी न किसी प्राइवेट प्लेयर के हाथों में जा रही है। हो सकता है अडानी पावर लिमिटेड को भी उसमें एक अच्छा स्कोप मिले, इसलिए इस कंपनी का भी बिजनेस आने वाले टाइम में ग्रो करता रहेगा। यहाँ पर जरूर मैं बताना चाहूंगा, अडानी ग्रुप के साथ एक मेजर इशू रहता है। इनके कंपनीज पर बहुत ज्यादा लोन रहता है, जिसकी वजह से इनका प्रॉफिट मार्जिन काफी कम दिखने को मिलता है। इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा टाइम टू टाइम इनके फाइनेंशियल स्टेटमेंट को देखते रहें, बैलेंस शीट को स्टडी करते रहें, उसके हिसाब से इनके शेयर के साथ आगे बढ़ें। पांचवा शेयर है स्मॉल कैप कंपनी एप्पल इंडिया लिमिटेड। फिलहाल इनके पास 15 शेयर की होल्डिंग है, जो अब तक इनके लिए करीब 86.09% का अपर मूवमेंट दिखा चुका है। ये कंपनी फंडामेंटली काफी स्ट्रांग है, बिजनेस प्रोस्पेक्ट भी इसका अच्छा नजर आ रहा है। लेकिन एक ही इशू है, फिलहाल ये स्मॉल कैप से बिलोंग करती है और इसके शेयर का करंट मार्केट प्राइस 5,000 रुपया को क्रॉस कर चुका है। इसलिए मैं कहना चाहूंगा इसको भी आप टाइम टू टाइम मॉनिटर करते रहें, और जैसे ही इसके बैलेंस शीट या सेल्स ग्रोथ में कुछ इशू नजर आए, बेटर होगा इससे प्रॉफिट बुक करके निकल जाए, क्योंकि स्मॉल कैप से बिलोंग करने वाली मैक्सिमम कंपनीज का स्थिति तब खराब होने लगता है अगर थोड़ा सा भी उनका सेल्स ग्रोथ हो या उनका बैलेंस शीट हो उस पर इम्पैक्ट पड़ता है। तो अगला शेयर है अल्काइल अमीन्स केमिकल्स लिमिटेड, जो केमिकल सेक्टर से आती है। स्पेशलिटी केमिकल में इसका अपना बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग होल्ड है। एक तरह से कहा जा सकता है ये मार्केट लीडर है वहां पर। फिलहाल ये 61.34% अनरियलाइज प्रॉफिट कर चुके हैं। इसका फंडामेंटल भी काफी स्ट्रांग है, बिजनेस भी आने वाले कुछ शॉर्ट टाइम में ग्रो करता रहेगा, इसलिए इसके साथ भी आगे बढ़ा जा सकता है। सातवां शेयर है एपीएल अपोलो ट्यूब्स लिमिटेड। ये पाइप सेगमेंट से आने वाली कंपनी है। इसका भी मार्केट में एक अच्छा नाम है। मेटल सेक्टर का भी फ्यूचर आने वाले कुछ टाइम में अच्छा ही दिख रहा है, इसलिए इसके साथ भी आप जा सकते हैं। आठवां शेयर है अपोलो हॉस्पिटल्स इंटरप्राइजेज, जो हेल्थ केयर सेक्टर से आती है। हम सभी को पता है अपोलो के बहुत बड़े बड़े हॉस्पिटल मेट्रो सिटीज में बने हुए हैं, इसलिए इसका फंडामेंटल भी काफी स्ट्रांग है। एक इशू इस पर हो सकता है, इसका पी रेशियो थोड़ा सा ज्यादा चल रहा है। बाकी इसके फंडामेंटल या बैलेंस शीट को लेकर कोई इशू नहीं है। इस कंपनी का भी फ्यूचर अभी ठीक ठाक ही नजर आ रहा है, इसलिए आने वाले 1-2 सालों तक इस कंपनी में आप बने रह सकते हैं।
नौवां शेयर है बैंकिंग सेक्टर से आने वाली कंपनी एक्सिस बैंक लिमिटेड। बैंकिंग और फाइनेंशियल सेक्टर इंडियन इकोनॉमी के लिए हमेशा स्तंभ बना रहेगा, इसलिए बैंकिंग सेक्टर में आप कंटिन्यू कर सकते हैं। लेकिन मेरे हिसाब से बेटर होता अगर आप इस सेक्टर में मार्केट लीडर के साथ जाते, जैसे एचडीएफसी बैंक या कोटक महिंद्रा बैंक, क्योंकि उनके फंडामेंटल एक्सिस बैंक के कंपैरिजन में काफी स्ट्रांग है, उनका एसेट क्वालिटी बेटर है और उनका एनपीए भी इसके कंपैरिजन में काफी कम देखने को मिलेगा। 10वां शेयर है बजाज फिनसर्व लिमिटेड, जो एनबीएफसी सेक्टर से आती है। फिलहाल इनके पास एक ही शेयर है। इस कंपनी का प्रोस्पेक्ट अच्छा है, फंडामेंटली काफी स्ट्रांग है, लेकिन मुझे लगता है केवल एक शेयर रख के आप अपने पोर्टफोलियो का लेंथ बढ़ा रहे हैं। बेटर है अगर आप इसमें कुछ क्वांटिटी ऐड करें या इसको सेल करके प्रॉफिट बुक करें। अगला शेयर एक बार फिर से स्पेशलिटी केमिकल से आने वाली कंपनी बालाजी एमिन्स लिमिटेड है। करंट टाइम में इनके पास मात्र 7 शेयर की होल्डिंग है। अब तक इसमें इन्होंने 252.63% का ऑन रियलाइज प्रॉफिट किया है। मुझे लगता है आपका स्पेशलिटी केमिकल सेक्टर में नंबर ऑफ शेयर्स काफी ज्यादा होते जा रहे हैं, इसलिए मैं कहना चाहूंगा इसमें से आप रिड्यूस कर सकते हैं, क्योंकि अननेसेसरली पोर्टफोलियो का लेंथ बढ़ाने का कोई मतलब नहीं निकलता है। भरावा शेयर है बोरोसिल रिन्यूएबल्स लिमिटेड और करंट टाइम में आपके पास 220 शेयर की होल्डिंग है। 87% के आसपास आपको अनरियलाइज प्रॉफिट हो रहा है। इस कंपनी के बिजनेस का भी प्रोस्पेक्ट अच्छा नजर आ रहा है, इसलिए करंट टाइम में आप इसके साथ बने रह सकते हैं। 13वां शेयर है कैपलिन पॉइंट लेबोरेटरीज लिमिटेड, एक बार फिर से फार्मास्यूटिकल से बिलोंग करने वाली कंपनी। इसका बिजनेस भी अभी ठीक ठाक ही नजर आ रहा है, इसलिए आप चाहें तो अगले 1-2 सालों तक इसमें बने रह सकते हैं, उसके बाद इसमें आप अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। चौथा कंपनी है साइनेट लिमिटेड, जो आईटी सेक्टर से आती है। करंट टाइम में मात्र आपके पास 20 शेयर की होल्डिंग है। यहाँ पर आपको अच्छा प्रॉफिट हो रहा है 143.42% का। आईटी सेक्टर का तो फ्यूचर अच्छा ही रहने वाला है। एकमात्र चीज जो आपको मॉनिटर करने की जरूरत है, ये स्मॉल कैप से आती है, हमेशा आपको इसका बैलेंस शीट और प्रॉफिट ग्रोथ वगैरह देखते रहना चाहिए। 15वां शेयर एक बार फिर से स्पेशलिटी केमिकल से आने वाली कंपनी दीपक नाइट्राइट लिमिटेड है। ये एक तरह से केमिकल सेक्टर में मेरा फेवरेट कंपनी है, इसलिए इसको लेकर कोई निगेटिव बात तो मैं कर ही नहीं सकता, क्योंकि इसका बैलेंस शीट हो, इसका प्रॉफिट ग्रोथ हो, आरओई हो, आरओसीई हो, हर तरफ ये कंपनी काफी मजबूत नजर आ रही है और मुझे ऐसा लगता है आने वाले 4-5 सालों में इसका टारगेट प्राइस 6,000 रुपया होना चाहिए। फिलहाल आपके पास 67 शेयर की होल्डिंग है और करंट टाइम में अब तक आपको 234.82% का प्रॉफिट हो रहा है। आप इसमें लंबे टाइम के लिए बने रह सकते हैं, कम से कम 3-4 सालों तक इस कंपनी में कोई इशू नहीं नजर आ रहा है। इसका सेल्स ग्रोथ प्रॉफिट ग्रोथ अच्छा ही होने वाला है, इसलिए आगे चल के ये आपको मल्टी बैगर रिटर्न दे सकता है। हो सके तो अभी भी आप इस शेयर में टाइम टू टाइम ऐड कर सकते हैं। अगला शेयर है डेल्टा कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ये भी हॉस्पिटैलिटी सेक्टर से आने वाली कंपनी है। फिलहाल आपके पास 100 शेयर की होल्डिंग है और 105% के आसपास आपको प्रॉफिट हो रहा है। ये भी स्मॉल कैप से आने वाली कंपनी है, इसलिए इसका फंडामेंटल काफी स्ट्रांग होगा कहना मुश्किल है, लेकिन चूंकि बिजनेस में ग्रोथ अभी इसका चल रहा है, पी रेशियो भी ठीक ठाक नजर आ रहा है, आपको प्रॉफिट भी हो रहा है, तो फिलहाल के लिए आप इसमें बने रह सकते हैं। 17वां शेयर है धनुका एग्रीटेक लिमिटेड। इसका भी फ्यूचर अभी ठीक ठाक ही नजर आ रहा है, क्योंकि गवर्नमेंट का फोकस एग्रीकल्चर सेक्टर पे बना हुआ है, इसलिए इस कंपनी का प्रोस्पेक्ट भी आपको अच्छा ही दिखेगा। फिलहाल के लिए आपके पास 88 शेयर है, इस पर भी आप कंटिन्यू कर सकते हैं। अगला शेयर है डिक्सन टेक्नोलॉजी इंडिया लिमिटेड, जो मैन्युफैक्चरिंग का काम करती है। सैमसंग एमआई वगैरह कंपनीज के लिए स्पेयर पार्ट हो या बॉडी हो, ये कंपनी मैन्युफैक्चरिंग करके उनको सप्लाई करती है, इसलिए इसका ग्रोथ प्रोस्पेक्ट भी अभी अच्छा बना हुआ है। एकमात्र चीज जो इसके अगेंस्ट में फिलहाल जा रही है, इसका पी रेशियो काफी ज्यादा हो चुका है और वो करीब 200 के आसपास है। बावजूद इसके मैं कहना चाहूंगा आपके पास जो क्वांटिटी अवेलेबल है और इस कंपनी का जो प्रोस्पेक्ट दिख रहा है, इसमें आप कंटिन्यू कर सकते हैं। 19वां शेयर है हैप्पीएस्ट माइंड्स टेक्नोलॉजी लिमिटेड, एक बार फिर से आईटी सेक्टर से आने वाली कंपनी है। 80 शेयर आप होल्ड करते हैं, इसमें भी आपको अच्छा प्रॉफिट और करीब 96% के आसपास हो रहा है। इस कंपनी के बिजनेस में पिछले 2-3 सालों में अच्छा प्रॉफिट बुकिंग वगैरह देखने को मिल रही है। इसका सेल्स ग्रोथ भी ठीक ठाक नजर आ रहा है, इसका मैनेजमेंट भी काफी अच्छा है, इसलिए इस शेयर के साथ भी आप आगे बढ़ सकते हैं। 20वां शेयर एक बार फिर से आईटी सेक्टर से एचसीएल टेक्नोलॉजी लिमिटेड है। फंडामेंटली काफी मजबूत कंपनी है, इसका मार्केट कैप भी काफी ज्यादा है। फिलहाल आप 90 शेयर होल्ड करते हैं, आपका बाइंग रेट करीब 140-41 रुपया होने के चलते आपको अच्छा प्रॉफिट भी हो रहा है, क्योंकि अब तक ये 548% के आसपास ग्रो किया है। एचसीएल टेक्नोलॉजी लार्ज कैप से आती है, इसलिए आप इसके साथ भी बने रह सकते हैं। 21वां शेयर है एचडीएफसी बैंक लिमिटेड, जो बैंकिंग सेक्टर में प्राइवेट प्लेयर में एक मार्केट लीडर है। इसके फंडामेंटल काफी स्ट्रांग है, इसलिए इसके साथ भी आप आगे बढ़ सकते हैं। 22वां शेयर है एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस लिमिटेड,
जो इंश्योरेंस सेक्टर से आती है। करंट टाइम में आपके पास 30 शेयर है। इंश्योरेंस का भी फ्यूचर ठीक ठाक ही नजर आ रहा है, इसलिए इस कंपनी में भी कोई इशू नहीं है। 23वां शेयर है एचएलई ग्लासकोट लिमिटेड। पास्ट में ये मल्टीबैगर बन चुका है मात्र कुछ ही सालों में। इसका प्रोस्पेक्ट भी ठीक ठाक ही नजर आ रहा है, इसलिए इसके साथ भी आप आगे बढ़ सकते हैं। फिलहाल आपके पास 15 शेयर हैं और अब तक आपने इसमें करीब 97% के आसपास अनरियलाइज प्रॉफिट कर चुके हैं। 24वां शेयर एक बार फिर से बैंकिंग सेक्टर से आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड। रिसेंट में बहुत सारे इस बैंक में भी डेवलपमेंट देखने को मिले, जिसके बाद से इसके एसेट क्वालिटी वगैरह में भी ठीक ठाक इंप्रूवमेंट देखने को मिला है। ये आपने चीप रेट में खरीद रखा है। क्वांटिटी भी आपके पास ठीक ठाक 1100 के आसपास नजर आ रहा है। फिलहाल के लिए आप इसमें भी बने रह सकते हैं। 25वां शेयर है इंडिया मार्ट इंटरमेश लिमिटेड। इसके बिजनेस प्रोस्पेक्ट को लेकर कोई इशू नहीं है। जरूर आने वाले 1-2 सालों में ये कंपनी बहुत अच्छे तरीके से ग्रो करती हुई नहीं दिखेगी। इसका प्रॉफिट मार्जिन आपको कम दिखेगा, लेकिन जैसे ही कोरोना काल खत्म होगा इसके बिजनेस में एक बार फिर से बूम आता हुआ आपको दिख सकता है। और आपके पास चूंकि 13 शेयर है, इसलिए आप इसमें भी कंटिन्यू कर सकते हैं। 26वां शेयर इन्फो एज इंडिया लिमिटेड, जो ई कॉमर्स बिजनेस का काम करती है। इसका भी बिजनेस का ग्रोथ काफी अच्छा रहने वाला है। करंट टाइम में कोरोना की वजह से इस कंपनी का भी बिजनेस काफी डैमेज हुआ है, लेकिन फ्यूचर इसका सुनहरा ही रहने वाला है, इसलिए इसके साथ भी आगे बढ़ा जा सकता है। लेकिन मात्र एक शेयर की आपके पास होल्डिंग है, बेटर है इसको आप सेल करके इंडिया मार्ट इंटरमेश लिमिटेड के साथ चले जाएं, या इंडिया मार्ट इंटरमेश लिमिटेड को सेल करके इन्फो एज के साथ हो लें। 27वां शेयर एक बार फिर से आईटी सेक्टर से आने वाली कंपनी इन्फोसिस लिमिटेड। इंडिया में ये सेकेंड पोजीशन रखती है आईटी सेक्टर में, इसलिए इसके साथ भी आगे बढ़ा जा सकता है। 28वां शेयर है आईओएल केमिकल्स एंड फार्मास्यूटिकल लिमिटेड। केमिकल सेक्टर से आने वाली कंपनी है, इसका फ्यूचर ठीक ठाक ही है। लेकिन एक बार फिर से मैं कहना चाहूंगा, केमिकल सेक्टर में आपके पास नंबर ऑफ शेयर्स काफी ज्यादा हो रहे हैं, इसलिए बेटर होगा सबको समेट के 2-3 कंपनीज में केवल आप अपना होल्डिंग बना के रखें, क्योंकि अननेसेसरली पोर्टफोलियो का लेंथ बढ़ाने का कोई मतलब नहीं है। अगला शेयर है जस्ट डायल लिमिटेड। ये ई कॉमर्स बिजनेस से आती है। इसका प्रोस्पेक्ट भी अभी अच्छा नजर आ रहा है। इस कंपनी में भी रिसेंट में बहुत सारे डेवलपमेंट्स देखने को मिल रहा है और ऐसा माना जा रहा है आने वाले टाइम में ये इंडिया मार्ट को टक्कर देगी, इसलिए इसके साथ भी आप जा सकते हैं। अगला शेयर है कावेरी सीड्स कंपनी लिमिटेड। एग्रो केमिकल से आने वाली ये कंपनी है। इस कंपनी के प्रोस्पेक्ट को लेकर कोई इशू नहीं है। 31वां शेयर है केईआई इंडस्ट्री लिमिटेड, जो केबल का मेजर मैन्युफैक्चरिंग करती है। इसका ठीक ठाक अपना ब्रांड नेम है मार्केट में। मैन्युफैक्चरिंग के अलावा ये कुछ कंस्ट्रक्शन में भी काम करती है। फिलहाल आपके पास 40 शेयर की होल्डिंग बनी हुई है। प्रोस्पेक्ट इसका ठीक ठाक नजर आ रहा है, इसलिए इस शेयर को भी आप अपने पोर्टफोलियो में कंटिन्यू रख सकते हैं। 32वां शेयर है लॉरस लैब्स लिमिटेड, जो फार्मास्यूटिकल सेक्टर से आती है। इसका ग्रोथ या बिजनेस को लेकर तो कोई इशू नहीं है, लेकिन जो सबसे बड़ा कंसर्न वाली बात है, इसके प्रोमोटर्स की होल्डिंग काफी ज्यादा प्लेज है। इसलिए मेरे हिसाब से इसके पीएनएल हो या बैलेंस शीट हो, रेगुलर मॉनिटरिंग की जरूरत है। 33वां शेयर है मदरसन सुमी सिस्टम लिमिटेड। फंडामेंटल को लेकर कोई इशू नहीं है, बिजनेस प्रोस्पेक्ट भी इसका ठीक ठाक नजर आ रहा है। अब तक ये कंपनी आपको ठीक ठाक रिटर्न भी दे रही है, इसके साथ भी आप बने रह सकते हैं। 34वां शेयर एक बार फिर से आईटी सेक्टर से एम्फासिस लिमिटेड। जैसा कि मैंने बताया, इस सेक्टर को लेकर तो कोई इशू नहीं है। इस कंपनी का फंडामेंटल भी ठीक ठाक ही है, उस लिहाज से ये किसी के लिए भी फायदे का सौदा हो सकता है। 35वां शेयर है एमटीआर टेक्नोलॉजी लिमिटेड। इंजीनियरिंग सेक्टर से आने वाली कंपनी है। इसका बिजनेस ग्रोथ देखा जाए तो मात्र पिछले 2-3 सालों में ही ग्रो किया है, लेकिन प्रॉफिट मार्जिन इसका घटा हुआ है। इसलिए मुझे ऐसा लगता है बेटर है आप इस शेयर से निकल के किसी अच्छे और फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करें। पीआई इंडस्ट्रीज लिमिटेड भी फंडामेंटली ठीक ठाक ही कंपनी है, बिजनेस प्रोस्पेक्ट भी इसका अच्छा है, लेकिन इसका पी रेशियो थोड़ा सा ज़्यादा नज़र आ रहा है। आरओई और आरओसी का परसेंटेज जो थोड़ा सा हाई होने से बेटर होता, वहां पर ये कंपनी थोड़ा सा कमज़ोर नज़र आ रही है, इसलिए इसके बारे में आप टाइम टू टाइम स्टडी करते हुए आगे बढ़ें। पीडीलाइट इंडस्ट्रीज लिमिटेड एक ब्रांडेड कंपनी है, मार्केट में इसका अपना स्ट्रॉन्ग पोजीशन है। एक तरह से अपने सेक्टर में ये मोनोपोली रखती है। लार्ज कैप से बिलोंग करने के चलते इस शेयर में भी आप बने रह सकते हैं। भले ही आपको रिटर्न थोड़ा सा कम मिले, लेकिन आपको इस शेयर में बहुत ज़्यादा आपको खराबी नहीं दिखेगी। आरईसी लिमिटेड एनबीएफसी सेक्टर से आने वाली कंपनी है। मेजर काम इसका कंस्ट्रक्शन कंपनी को लोन देना है और वर्क को एग्जीक्यूट कराना है। इसका पी रेशियो भी काफी शानदार है, क्योंकि ये सिंगल डिजिट में है, लेकिन इसके बिजनेस ग्रोथ प्रोस्पेक्ट की बात किया जाए तो उतना स्ट्रांग नहीं है। इसलिए मुझे ऐसा लगता है इसमें आप प्रॉफिट बुक करके निकल लें तो बेटर है। 39वां शेयर है एसबीआई कार्ड्स एंड पेमेंट लिमिटेड। इसके बिजनेस प्रोस्पेक्ट को लेकर भी कोई इशू नजर नहीं आ रहा है। जिस सेक्टर से ये कंपनी आती है वहां पर इसका स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस बना हुआ है, लेकिन आपके पास क्वांटिटी केवल 14 है। आप चाहें तो इसमें ऐड कर सकते हैं,
क्योंकि आने वाले टाइम में भले ही आपको बहुत जबरदस्त रिटर्न न दे, फंडामेंटली स्ट्रांग होने के चलते आपको हमेशा ठीक ठाक रिटर्न मिलता रहेगा। 40वां शेयर है एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। इसके फंडामेंटल भी काफी स्ट्रांग है, लेकिन मैं यहाँ पर कहना चाहूंगा एचडीएफसी लाइफ और एसबीआई लाइफ में किसी एक को आप चूज करें, क्योंकि दोनों के रिटर्न में कोई खास अंतर नहीं रहने वाला है। सोलारा एक्टिव फार्मा साइंस लिमिटेड जो फार्मास्यूटिकल सेक्टर से आती है, मेरे पास इसको लेकर बहुत ज़्यादा बैकअप नहीं है, मैंने बहुत ज़्यादा इसके बारे में स्टडी नहीं किया है, इसलिए मैं इसके बारे में अभी कुछ नहीं बोलना चाहूँगा। टाटा एलेक्सी लिमिटेड जो आईटी सेक्टर से आती है, इसका प्रोस्पेक्ट भी काफ़ी अच्छा है। पास्ट में इसने ज़बरदस्त रिटर्न भी दिया है, एक साल में तो पिछले ये मल्टी बैगर साबित हुआ है। ट्रस्टेड ग्रुप से बिलोंग करता है, बिजनेस प्रोस्पेक्ट इसका शानदार नजर आ रहा है, इसलिए आप चाहें तो फिलहाल जो आपके पास 6 नंबर ऑफ शेयर्स अवेलेबल है, इसमें और भी एडिशन कर सकते हैं। अगला शेयर एक बार फिर से आपने टाटा ग्रुप से टाटा पावर कंपनी लिमिटेड को चुना। 200 शेयर्स आपके पास अवेलेबल है, यहाँ पर आपको 17% के आसपास प्रॉफिट हो रहा है। इस कंपनी का भी बिजनेस ग्रोथ काफी अच्छा चल रहा है, आने वाले टाइम में इसके सेल्स ग्रोथ हो या प्रॉफिट ग्रोथ हो, बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट देखने को मिल सकता है। लेकिन मैं यहाँ पर कहना चाहूंगा अडानी पावर और टाटा पावर में से किसी एक को चूज करें, और अगर इन दोनों में से किसी एक को चूज करना हुआ, मैं टाटा पावर के साथ जाना पसंद करूंगा। बाकी आप पे डिपेंड करता है आप क्या चाहते हैं। 44वां शेयर है टेक महिंद्रा लिमिटेड, आईटी सेक्टर से आने वाली कंपनी, और 30 शेयर आपके पास होल्ड है। इस कंपनी में भी फंडामेंटल और बिजनेस प्रोस्पेक्ट को लेकर कोई इशू नहीं है। 45वां शेयर एक बार फिर से आपने चुना है केमिकल सेक्टर से विनाती ऑर्गेनिक्स लिमिटेड को। इसके भी फंडामेंटल ठीक ठाक ही है, इसका आरओसी परसेंटेज हो या आरओई परसेंटेज हो, वहां पर भी इस कंपनी ने अच्छा परफॉर्मेंस दिया है। आने वाले टाइम में केमिकल सेक्टर का बिजनेस अच्छा रहने वाला है, इसलिए इस कंपनी और शेयर के साथ तो कोई इशू नहीं है। 46वां और अंतिम शेयर है विप्लो लिमिटेड, सुदीप्ता दास जी के पोर्टफोलियो में। इसके फंडामेंटल और बिजनेस ग्रोथ में भी कोई इशू नजर नहीं आ रहा है, इसलिए इसके साथ भी आगे बढ़ा जा सकता है। दास जी, जो टोटल आपका इन्वेस्टमेंट वैल्यू है 12,81,438 है। आपने अच्छा पेशेंस दिखाया है, जिसकी वजह से आपका पोर्टफोलियो का मार्केट वैल्यू करंट टाइम में 21,77,386 रुपया है, जिसमें अब तक आपको करीब 70% के आसपास अनरियलाइज प्रॉफिट हो रहा है। दास जी, अगर आपके पोर्टफोलियो को पूरा एनालिसिस करके समझने की कोशिश किया जाए, आपका सिलेक्शन ठीक ठाक नजर आ रहा है, लेकिन दो इशू जो मुझे आपके पोर्टफोलियो में नजर आ रहा है। पहला, आपने स्मॉल कैप को काफी ज्यादा वेटेज दे रखा है। जरूर पिछले कुछ महीनों में स्मॉल कैप ने अच्छा परफॉर्मेंस करके दिखाया है, लेकिन हमेशा हमें एज ए रिटेल इन्वेस्टर ध्यान में रखना चाहिए, जब स्मॉल कैप या मिड कैप टूटता भी है, वहां पर जबरदस्त गिरावट देखने को मिलती है। इसलिए स्मॉल कैप से आने वाली कंपनीज को हमेशा मॉनिटर करते रहें, उनका बैलेंस शीट, उनका पीएनएल हमेशा चेक करते रहें, और जब भी किसी कंपनी में कोई इशू नजर आए, वहां पर आप प्रॉफिट बुक करके उस शेयर और कंपनी से बाहर हो लें। दूसरा इशू जो मुझे आपके पोर्टफोलियो में नजर आ रहा है, नंबर ऑफ शेयर्स काफी ज्यादा है, एक ही सेक्टर में बहुत सारे शेयर्स आपने बाई कर रखे हैं। मैं यहाँ पर सजेस्ट करूंगा, बेटर होगा इनकी क्वांटिटी को आप ट्रिम करें, और मार्केट लीडर और फंडामेंटली जो स्ट्रॉन्ग कंपनी है, सिलेक्टेड कंपनीज के साथ आगे जाएं। न सिर्फ इससे आपका पोर्टफोलियो में नंबर ऑफ शेयर्स कम होंगे, बल्कि आपको ग्रोथ प्रोस्पेक्ट के साथ ही अच्छा प्रॉफिट भी मिलने के चांसेस बढ़ेंगे। मेरे हिसाब से अगर आप एग्रेसिव इन्वेस्टर हैं, आपके पोर्टफोलियो का साइज 15 से 20 शेयर्स का होना चाहिए। अगर आप बहुत ज्यादा डिफेंसिव भी होते हैं, तो मैक्सिमम आपके नंबर ऑफ शेयर्स 30 तक ही होने चाहिए। बाकी आप पे डिपेंड करता है आप क्या करना चाहते हैं। इस वीडियो में इतना ही। ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। पसंद आए तो लाइक का बटन प्रेस करके अपने दोस्तों और जानने वालों के साथ शेयर करना ना भूलें। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।